आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूं, 3 4 5 टेक अवेज यशवंत देशमुख बड़े, इन नतीजों से आपके लिए क्या निकलते हैं यशवंत? देखिए, मुख्य बात इन नतीजों से मुझे ये लगती है कि अलग अलग जगहों पे कोई भी पार्टी जब भी मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है, उन जगहों पे मतदाताओं का बहुत ही अलग तरीके का रिएक्शन सामने। दिल्ली एमसीडी में बीजेपी ने मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, नतीजा आपके सामने है। हिमाचल प्रदेश में बागियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया या उनके मतदाताओं को, इसलिए वो नतीजे आपके सामने हैं। आपने 3 बागियों के नाम बताए मानक, उसके अलावा 10 ऐसे हैं जहां बागी जीते नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इंश्योर कर लिया है कि बीजेपी के उम्मीदवार हार जाए। तो बेसिकली अगर बागी उम्मीदवार नहीं होते तो शायद बीजेपी के खाते में 5% वोट और 10 सीटें ज्यादा होती। हिमाचल के नतीजे दूसरे होते। अब आइए गुजरात के केस में। तो गुजरात के केस में थोड़ी सी उलटबाजी है। गुजरात में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट था, लेकिन पहली बार इतिहास में हम देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का वर्डिक्ट सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं बल्कि मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ। 5 साल पहले जिस पार्टी को गुजरात की जनता ने 77 सीटें दे करके एक गंभीर अपोजिशन बनने के लिए अपनी हामी दी थी, एक तरह से उस पार्टी ने अपने उन मतदाताओं के विश्वास को डंप कर दिया। 5 साल में री इन्वेस्ट किया ही नहीं, गुजरात गए ही नहीं, कोई मेहनत नहीं की। और अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो उसका नतीजा भी नहीं मिलेगा। माना जो मेहनत करेगा उसको नतीजा मिलेगा। अगर जो कुछ भी मेहनत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने की जाकर के, उसका आप देख सकते हैं नतीजा। आप 5 सीट भले ही बोले, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हम ये ना भूलें कि वो अच्छे खासे मतों के साथ, यानी 30% मतदाताओं से मत से ज्यादा जहां उन्होंने पोल किया, ऐसी तकरीबन 30-35 सीटें। 20% से जहां ज्यादा उन्होंने वोट पोल किया, ऐसी लगभग 51 सीटें। और इतना ही नहीं, दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में उनके वोट कांग्रेस के एट पार है या कांग्रेस से ज्यादा है दक्षिण। तो 4 में से 2 रीजन में वो लगभग एक प्रिंसिपल अपोजिशन की भूमिका में पहुंच गए। उत्तर गुजरात और सेंट्रल गुजरात में उनका कुछ भी नहीं हो पाया, यह अलग विषय है। उसका कारण यह भी हो सकता है कि उनके पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कैंडिडेट नहीं था, तमाम चीजें उसमें कारण हो सकती। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से विपक्ष के मतदाताओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ये उसका आपने अच्छी एनालॉजी दी। एक आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार मुख्य विपक्षी दल के प्रति थी, रूलिंग पार्टी के प्रति नहीं थी। पर ये वॉकओवर, मैं तो इसे वॉकओवर कह रहा हूं। कांग्रेस ने अगर चुनाव ही नहीं लड़ा, दोनों पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी 6 महीने से लड़ रही थी, बल्कि उससे भी ज्यादा, ये वॉकओवर दिया क्यों? नहीं, वॉकओवर दिया नहीं। उन्होंने ये मान के चल रहे थे कि वॉकओवर क्यों है, हम नहीं भी जाएंगे तो भी लोग हमको वोट देंगे, वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। यही मैं कह रहा हूं, टेकन फॉर ग्रांटेड जो लेने की बात है, एग्जैक्टली उसी जगह पे कांग्रेस ने माना। इतनी बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं, गुजरात में जाना नहीं बनता था। आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आप कह रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की केरल और तमिलनाडु के वीडियोस को गुजरात में चलाकर गुजराती वोटर वहां पे वोट दे देंगे। आई एम सॉरी, ऐसा होता नहीं है, ये होने वाला नहीं है। रगड़ना तो आपको पड़ेंगे, जूते तो घिसने पड़ेंगे। और एक बात बताइए मानक, आज की तारीख में पिछले 8 साल से खासतौर पर इस मुल्क में हम लोग के सामने पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है? अगर बॉटम लाइन पूछे तो शायद 8 साल की हेडलाइन यही है कि इस मुल्क में एक नेता है, एक शख्स है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसकी ऐतिहासिक लोकप्रियता है, वो अपने दम पे अपनी पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत दिला रहा है। यही है ना। अगर उसके जैसे लोकप्रियता वाले इंसान को भी रगड़ के जूते घिसने पड़ते हैं और वो नॉन स्टॉप कैंपेन मोड में मेहनत करता रहता है, उसके जैसा शख्स भी जिसके ऊपर लोग आंख मूंद के आज वोट डालने को तैयार है, उसके कंपैरिजन में आप बाकी लोगों की तैयारी देखिए और बाकी लोगों की मेहनत देखिए, खासतौर पे कांग्रेस की मैं बोलूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये वॉकओवर क्यों है। क्योंकि कांग्रेस अधिकांश ऐसी जगहों पे जहां बाइपोलर कंटेस्ट है बीजेपी से, वहां मान के चल रही है लोग जाएंगे कहां, बीजेपी को नहीं देंगे तो आखिर तो हमको ही वोट देंगे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, दोनों ही तरीकों से विपक्ष में रहते हुए लोग विकल्प का इंतजार बहुत ज्यादा समय तक नहीं करते। अगर आपको वो देखेंगे आप अच्छे विपक्ष साबित नहीं हो रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे से वो भर देंगे उस जगह। तो ये उहापोह की स्थिति अभी ये जो गुजरात में शुरू हुई है, ये आने वाले समय में और जगहों पे बढ़ सकती है अगर कांग्रेस इससे सीख लेकर के अपनी जगह को सीमेंट नहीं करती। ठीक है।
अच्छा, और सबसे बड़ा लूजर आपके लिहाज से कौन है इन चुनाव में, अगर आप उसमें गुजरात के बाद हिमाचल भी और दिल्ली का एमसीडी भी जोड़ लें और असेंबली इलेक्शन आप चाहें बाई इलेक्शन तो जोड़ लें? देखिए, लूजर अगर आज हम कांग्रेस को बोलेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीत लिया इसलिए वो लूजर कैसे। लेकिन एक बात आपको बता दें, हिमाचल की विक्ट्री कांग्रेस के बजाय बीजेपी के भीतर खाने रेबल्स के प्रॉब्लमेटिक विक्ट्री ज्यादा रही। दूसरी चीज, अगर कोई भी उनको उम्मीद इस बात की होगी दूर दूर तक उनके समर्थकों की या संवेदना रखने वालों की कि इससे हिमाचल प्रदेश के लोकसभा वोटिंग इंटेंशन पे कोई असर पड़ेगा, तो नहीं पड़ने वाला। क्योंकि हमने 2018 में भी देख लिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में वोट देने वाले उन्हीं लोगों से हमने एग्जिट पोल में जब पूछा कि आज लोकसभा चुनाव होते तो आप किसको वोट देते, लगभग 10 से 15% का स्विच ओवर था, जो लोगों ने कहा कि हम तो अगर लोकसभा होता तो हम बीजेपी। ओके। और यही चीज मैं आपको अभी विधानसभा चुनाव के हिमाचल के आंकड़ों से बता रहा हूं, करीब करीब 10 से 15% का अलग अलग रीजन में स्विच ओवर है हिमाचल में। यानी जो भी आपको विधानसभा में वोट दिख रहा है, देखिए एक लाइन जो यूज होती है, तथ्यात्मक है वो भी, कि जो मोदी लोकसभा में जीतते हैं विधानसभा में उससे 10% कम मिलते हैं। इसी तथ्यात्मक लाइन को अब आप दूसरी तरीके से पढ़िए, जो कुछ भी मोदी विधानसभा में जीतते हैं उससे 10% ज्यादा उनको लोकसभा में। तथ्य वही है, केवल मैं आपको दूसरे तरीके से पढ़ के बता रहा हूं, क्योंकि जो लोग विधानसभा को देख करके लोकसभा का कयास लगा रहे हैं वो आज के आज हिमाचल में सारी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की कम से कम 10 से 15% की लीड के साथ में जीतने का स्टेप लगा करके बना करके रख लें। ओके, ऑल राइट।